हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिप्टोकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में। हम देखेंगे कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, कैसे ये काम करता है, क्यों यूज़ किया जाता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एंड देन एट लास्ट हम प्रूफ ऑफ वर्क के ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी के समय में बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, डोज कॉइन एट्सेट्रा ये सारे प्रूफ ऑफ वर्क का यूज़ करते हैं। हालांकि इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है बट कोर आइडिया सेम रहता है। और इस वीडियो में हम बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ वर्क की बात करेंगे। लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क पे आने से पहले लेट्स फर्स्ट डिस्कस अ प्रोसेस जिससे हम सब फैमिलियर हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, राज एंड हावर्ड। अब राज भेजना चाहता है 100 रुपये हावर्ड को, तो राज अपने पेमेंट्स ऐप में जाएगा, अमाउंट एंटर करेगा और सेंड कर देगा। ठीक इसी समय राज के बैंक को ये नोटिफिकेशन मिलेगी कि राज 100 रुपये हावर्ड को भेजना चाहता है। बैंक पहले चेक करेगा कि राज के पास इनफ बैलेंस है कि नहीं। अगर होगा तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी और नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। द क्रक्स इज हमारे ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम में हमारे पास बैंक्स हैं जो इन सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं। अगर आपके बैंक में इनफ बैलेंस नहीं है तो आप मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। चलिए यही सेम सिनारियो इमेजिन करते हैं ब्लॉकचेन में। तो इस बार राज हावर्ड को 10 बिटकॉइन भेजना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि इस बार कौन ये चेक करेगा कि राज के पास उतने बिटकॉइन है भी या नहीं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी प्रेजेंट नहीं है जो ट्रांजैक्शंस पर नज़र रखे। अब आप ही सोचिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हो सकता है आप ये कहें कि चलो किसी अथॉरिटी को हायर कर लेते हैं जो इन सब चीज़ों पे नज़र रखे, बट ऐसा करने से तो डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई भी अथॉरिटी ब्लॉकचेन को कंट्रोल करे। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिटकॉइन के क्रिएटर, जो कि अपने सूडोनेम सातोशी नाकामोटो के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक कंसेंसस मैकेनिज्म। एक सेट ऑफ रूल्स तैयार किए गए जिन रूल्स के फॉलो होने पर ही एक ट्रांजैक्शन को वैलिड माना जाएगा। जैसे बैंक्स के भी अपने रूल्स होते हैं, हो सकता है वो कहें कि अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या आपके अकाउंट में इनफ बैलेंस है तभी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बिटकॉइन के लिए भी ऐसे ही रूल्स बनाए गए। बट अब आप ये कहेंगे कि बैंक्स के भी रूल्स हैं और ब्लॉकचेन के भी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बैंक्स के केस में एक सेंट्रल अथॉरिटी मौजूद है, किसी न किसी के पास कंट्रोल है और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कभी ये रूल्स फॉलो ना हो। लेकिन ब्लॉकचेन के केस में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे रूल्स तोड़ना पॉसिबल ही नहीं है और इसीलिए फेक ट्रांजैक्शन का भी होना पॉसिबल नहीं है। वेल, ये इम्पॉसिबल क्यों है वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी तक हमने जितनी बात की उसमें एक चीज़ अभी भी अनक्लियर है। पहले तो मैंने कहा कि कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो होना ज़रूरी है, और फिर मैंने ही कहा कि कोई नज़र रखने वाला भी नहीं है। तो हम ये कैसे इंश्योर करें कि सारे ट्रांजैक्शन जेन्युइन है और उसमें रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं? तो यहाँ पे सातोशी नाकामोटो ने कहा कि चलो मैंने रूल्स बना दिए हैं, पर हम किसी एक पर्सन को हायर तो नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, हम एक नेटवर्क बनाते हैं जिसमें दुनिया भर के लोग पार्टिसिपेट कर सकें और वही लोग इन ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करेंगे। बदले में हम उनको कुछ बिटकॉइंस दे देंगे। तो अब क्योंकि रिवॉर्ड्स अच्छे मिल रहे थे तो दुनिया भर से लोग सामने आए इसी वैलिडेशन प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए। इन्हीं लोगों को हम कहते हैं माइनर्स इसलिए क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं, बट साथ ही साथ इनकी वजह से नए बिटकॉइंस भी सिस्टम में आते हैं जो कि इनको एज अ रिवॉर्ड मिलते हैं। बट देन अगेन एक इशू आया कि क्या होगा अगर जिस माइनर को ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने को मिला वही मलिशियस निकले। ऐसे में तो एक गलत ट्रांजैक्शन को भी अप्रूवल मिल जाएगा। तो यहीं पे एंट्री होती है प्रूफ ऑफ वर्क की। तो सातोशी ने कहा, मैं बार बार सातोशी कह रहा हूँ बट एक्चुअल में तो हमें ये भी नहीं पता है कि सातोशी नाकामोटो है कौन। बस चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं ऐसी एनालॉजी यूज़ कर रहा हूँ। चलिए वापस आते हैं। तो क्या हो कि जिस माइनर ने अप्रूव किया है ट्रांजैक्शन वही फेक निकले। तो सातोशी ने कहा कि चलो इस वैलिडेशन प्रोसेस को टफ बना देते हैं, और अब से जो भी माइनर इस प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहेगा उससे कुछ बहुत ही टफ मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, बहुत सारा वर्क करना होगा, कैलकुलेटिंग पावर का यूज़ करना होगा। बेसिकली एक प्रूफ ऑफ वर्क देना होगा कि उनने एक पर्टिकुलर अमाउंट का वर्क किया है। फिर किसी ने कहा कि इससे फ़ायदा क्या हुआ? अगर कोई मलिशियस माइनर है तो वो भी तो वर्क कर सकता है, इन मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व कर सकता है और फिर से एक इनवैलिड ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर सकता है। तो अब यहाँ पे आप सातोशी का मास्टरमाइंड देखिए। सातोशी ने कहा कि देखो, हर एक ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में जाके स्टोर होती है
और हर एक ब्लॉक में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। एक मेजर इन्फॉर्मेशन ये होती है कि उस ब्लॉक से जस्ट पिछले वाला ब्लॉक कौन सा है। बेसिकली एक नंबर होता है जिसे हम हैश कहते हैं, जो कि हर एक ब्लॉक का यूनिक होता है और हर एक ब्लॉक के पास खुद का हैश तो होता ही है, साथ में अपने पीछे वाले ब्लॉक का भी हैश होता है और इस तरह सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। और अगर आपने किसी एक ब्लॉक को भी डिस्टर्ब किया तो उसकी वजह से उसके बाद के सारे ब्लॉक्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अगर आपने किसी एक ब्लॉक का प्रूफ ऑफ वर्क देके उसको ब्लॉकचेन में ऐड कर भी दिया तो भी आप फेक ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आपने वो फेक ब्लॉक ऐड किया तब आपने और भी बहुत ब्लॉक्स को डिस्टर्ब कर दिया। और अब अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो तो हर वो ब्लॉक जिसको आपने डिस्टर्ब किया है उसका भी प्रूफ ऑफ वर्क देना होगा आपको, जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब लिटरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत है जो कि शायद कुछ बड़े देशों में भी नहीं है। तो इस तरह ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाता है, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के। चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं। तो राज चाहता था 10 बिटकॉइन हार्वर्ड को भेजना। इस ट्रांजैक्शन को वैलिड करने के लिए दुनिया भर से माइनर्स आए जो कि कुछ टफ मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने में लग गए। जिस किसी ने भी पहले इस इक्वेशन को सॉल्व किया उस माइनर को मौका मिला इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने का, और सब कुछ ठीक रहा तो एक नया ब्लॉक ब्लॉकचेन में जुड़ने के लिए तैयार है। जुड़ने से जस्ट पहले बाकी माइनर्स भी इस ब्लॉक को चेक करेंगे एंड देन फाइनली एक नया ब्लॉक जाके ब्लॉकचेन में जुड़ जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस प्रूफ ऑफ वर्क की। तो अब अगर हम डिफाइन करें कि प्रूफ ऑफ वर्क है क्या, तो प्रूफ ऑफ वर्क एक कंसेंसस मैकेनिज्म है जो कि क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन एटसेट्रा में यूज किया जाता है, जिसमें माइनर्स को एक ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। यही वर्क जो इन माइनर्स ने किया वो एज अ प्रूफ माना जाता है कि ये माइनर जेन्युइन है और इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। अब कोई पूछे कि प्रूफ ऑफ वर्क से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो प्रूफ ऑफ वर्क की मदद से एक ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाता है, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी के। अब बात है क्या कोई इनवैलिड ट्रांजैक्शन करना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो पूरी ब्लॉकचेन ही डिस्टॉर्ट हो जाएगी, और क्योंकि हर वो ब्लॉक जो डिस्टॉर्ट हुआ उसका प्रूफ ऑफ वर्क देने में ट्रेमेंडस अमाउंट की एनर्जी लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ आई एम श्योर आपको एक आइडिया मिला होगा कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या है। आई नो कि मैंने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है, बट आई थिंक ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। आई हाईली इनकरेज कि आप प्रूफ ऑफ वर्क पे और रिसर्च करें। मैंने आपके लिए कुछ वीडियोस और आर्टिकल्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप चाहें तो और ज़्यादा डीप में वहाँ से समझ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। ठीक है, तो हमने देख लिया प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, कैसे काम करता है और क्यों ये यूज़ में लिया जाता है। बट हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ तो काफ़ी सीरियस कंसर्न्स हैं। तो पहली प्रॉब्लम है, आई एम श्योर आप भी इस बारे में सोच रहे होगे, तो पहली प्रॉब्लम ये है कि टफ मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने के पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना है कि जेन्युइन माइनर्स ही पार्टिसिपेट करें और मलिशियस माइनर्स डिस्करेज हों, क्योंकि वैसे भी वो पूरी चेन का प्रूफ ऑफ वर्क नहीं दे पाएंगे। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये कि एक ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए एक साथ बहुत सारे माइनर्स उसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं और सब उन इक्वेशंस को सॉल्व करने में लग जाते हैं, और जिसने पहले कर दिया सिर्फ उसी को रिवॉर्ड मिलता है। अब जिसे रिवॉर्ड मिला उसका तो ठीक है, बट वो माइनर्स जो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं कर पाए, उनको तो ना कोई रिवॉर्ड मिला और उनकी एनर्जी अलग वेस्ट हो गई। तो ये जो एनर्जी वेस्ट हो रही है ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न है, और यही कारण है कि कुछ लोग बिटकॉइन को क्रिटिसाइज करते हैं और कुछ हद तक वो सही भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई दूसरा रास्ता है जिसमें बिना थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए ट्रांजैक्शन भी हो जाए और एनर्जी भी वेस्ट ना हो? तो आंसर है यस। एक और कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसे प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जाता है। सोलाना, कार्डानो, टेजोस ये सब प्रूफ ऑफ स्टेक का यूज़ करते हैं, और बहुत ही जल्द इथेरियम भी पूरी तरीके से प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल पे शिफ्ट हो जाएगा। प्रूफ ऑफ स्टेक पे हम बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाएंगे, तो बी सब्सक्राइब्ड। अब प्रूफ ऑफ स्टेक के अलावा और भी अल्टरनेटिव्स हैं जैसे प्रूफ ऑफ बर्न, प्रूफ ऑफ कैपेसिटी, प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम एट्सेट्रा। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, कैसे काम करता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड देन एट लास्ट में हमने कुछ अल्टरनेटिव्स देखे। सो इफ़ यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब। क्रिप्टोकेशन का मकसद है Web3 से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को एक सिंपल डे टू डे लैंग्वेज में प्रेजेंट करना, ताकि आप Web3 की इंट्रिंसिक वैल्यू को समझ पाएँ और क्रिप्टो मार्केट की वोलैटिलिटी से ऊपर उठ पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।